मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त एक बहुत ही तामीरी रोल मैं कहूँगा कि उन्होंने अदा किया। इंगेज किया उन्होंने सियासी क़ुव्वतों को, और जो इब्तदाई तौर पर मसवदा मीडिया वालों को मिला था उसके अंदर तो आर्टिकल 8 बुनियादी हकूक़ मिलिट्री कोर्स और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने डाल दिया हुआ था। सारी चीज़ें वो जो ड्राफ्ट इब्तदाई तौर पर हुकूमती ड्राफ्ट था, वो PMLN का ड्राफ्ट था जो लीक हुआ था, वो सारी चीज़ें उसमें से हटा के जिसको बाद में मौलाना ने अपने अल्फाज के अंदर कहा कि काला नाग था जिसके दांत तोड़ दिए हमने। लेकिन आज 27वीं तरमीम के ऊपर एक उनकी स्टेटमेंट हमारे सामने आई है जो पहले से ज़्यादा तगड़ी स्टेटमेंट है। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखो और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए। तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और फिर अपना हश्र देख लो कि तुम्हारा क्या हश्र किया जाए। इस तरह भी आसान नहीं है कि आप आराम से कोई तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियां पहनकर घरों में औरतों की तरह बैठे रहेंगे। कोई न सोचे कि जिन चीजों को हमने मुस्तरद किया और 26वीं तरमीम से निकाला, उसे दोबारा किसी तरमीम के जरिए से असेंबली में लाया जाएगा और लोटों के वोटों से पास करोगे और फिर वो चलने देंगे हम। लोटों के वोटों से पास होने वाली तरमीम कौम को काबिल कबूल नहीं होती। और मैं सब जो एक हिस्सा सबसे थॉर्नी था ना उस वाली प्रपोज ड्राफ्ट के अंदर, पता नहीं 27वीं आती है या नहीं आती है मुझे पता नहीं है, सिर्फ अभी मार्केट के अंदर वो गॉसिप चलना शुरू हो गई। वो फंडामेंटल राइट्स को छेड़ने से मुतल्लक था। लगता ये था कि आपके 9 मई के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में खुलेंगे, हट गया उसमें से। अब अगर 27वीं में वो चीज़ें डलती हैं तो आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? आपकी तो पार्टी के लोटों ने उसको पास करवाने में मदद करवाई है पहले। अच्छा, ये देखें ना, इसमें जैसा मौलाना साहब भी जिसका जिक्र कर रहे थे, ये और लोटों का जिक्र कर रहे हैं। वो तो लोटे हो ही हो गए। अगर इस तरह की होती है तो देखें, मौलाना साहब को भी इतनी विजिबिलिटी है कि ये घड़ी की सुई है कि घूम के और जमातों पे भी आनी है। तो इसी वजह से आज वो ओपनली इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इसको पास कराने के लिए बज़ाहिर ये नज़र आता है कि मौलाना साहब साथ नहीं होंगे। अगर वो साथ नहीं होते तो उनमें से, उनकी पार्टी में से 1-2 ही टूटेंगे, तो बाकी उन्होंने किधर से पूरे करने? आपकी जमात से तो इधर से पूरे कर रहे हैं। तो वो फिर देखें, एक आईनी तरमीम जो खालिसतन लोटों के जरिए आएगी, वो कैसी आईनी पहले भी ऐसी आई है ना। बिल्कुल, उन्होंने ऐसी नोटिफाई किया ही नहीं आपके वो 41 मेंबर्स जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और वो बवक्त ज़रूरत काम आते रहेंगे उनके। मगर अब तो ये है, बाकी वाले तो नोटिफाइड हैं, तो उनको किस तरह यूटिलाइज करेंगे? वो इतने बल्कि पूरा 41 मेंबर्स को और तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। 10, 12, 15 जब जरूरत पड़ेगी उसमें से तोड़ लेंगे। मौलाना साहब जैसा रेजिस्ट कर रहे हैं तो हमारी भी पार्टी इंशाल्लाह ताला इसी तरह रेजिस्ट करेगी। अरे कहाँ रेजिस्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। फैसल वाडा ने उस दिन जो बोला, आपने शो कॉज नोटिस भी जारी किया हुआ है, इवन कुरैशी साहब को, जैन कुरैशी को किया हुआ है आपने। 5-6 बंदे तो आपके रिजर्व में बैठे हुए थे जिनकी जरूरत ही नहीं पड़ी वोट डालने। देखिए, इस तरह अभी हम कह सकते हैं रिजर्व, मगर जब तक देखें ना सॉलिड कोई शवायद ना हो। देखें, पॉलिटिकली आपने उन लोगों को भी साथ लेके चलना है। या तो पार्टी पहले 3 दिन में डिसाइड कर लेती और अपना स्पीकर को जमा करा देती कि जी ये लोटे थे, और डी-सीट करा देती। तब पहले 3 दिन फैसला नहीं किया। अब शो कॉज नोटिस है, अब उनको प्रॉपर हियरिंग दें। हर किसी की एक कहानी है, उसको सुने और जो कमी बेशी है उस पर पूरा होने की कोशिश करे पार्टी। देखें, इस वक्त लोगों को निकालने से ज़्यादा अहम क्या है कि अगर कोई आईनी तरमीम आ रही है उसका रास्ता रोका जाए। अगर कोई आपका कमज़ोर बंदा था भी, उसको मजबूत करें और हर तरह से मजबूत करें। रांझा साहब, क्या आप लोगों ने माजी जो कुछ बीता आपके ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी और नून लीग के ऊपर भी मुशर्रफ दौर में, तो उससे सबक सीख के आपको दोबारा लोटा क्रेसी की तरफ जाना चाहिए था या आपको इससे गुरेज करना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक पार्टी से डिफेक्ट करने का सवाल उठता है, बुनियादी तौर पे ये जो फॉल्ट है ये तो लायक करता है इनके अपने पार्लिमानी बोर्ड में। जब ये टिकट्स दे रहे होते हैं तो ऐसे लोगों को टिकट्स देने से पहले थोड़ा प्रोब कर लेना चाहिए। पिछली दफ़ा भी इनके कई ऐसे MNAs थे जो पैसे लेके, जिनके मामला सुनने में आते थे, और इनके अपने बंदों के अगेंस्ट भी इस तरह की चीज़ें नोट होती थी। पिछले से क्या मुराद है? किन को कह रहे हैं पैसे लिए? वो जो सिंध हाउस में बैठे हुए थे उन्होंने पैसे लिए थे? मतलब मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसके अलावा भी, उससे पहले भी कई एपिसोड ऐसे हुए। क्या जो सिंध हाउस में थे वो पैसे लेके गए थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं तो फिर आपने इशारा किस तरफ उन किया? लोगों ने, कुछ लोग ऐसे थे इनके, मैं नाम नहीं लेता, खैर छोड़ें, क्योंकि बगैर सबूत के मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बिहाइंड द सीन्स चीज़ें चल रही होती थी, ये तोड़ फोड़ कर रहे होते थे। हमारे बंदों के साथ भी इनके लोग कोशिश करते थे राब्ते करने के, और उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो बड़ी इनकी हाज़िरियाँ लगवाना, सारा काम करना उसमें माहिर थे। लेकिन मैं नहीं लगवाता कोई?
मेरा नहीं जाता ख्याल, क्योंकि मैं तो नहीं, मैं आपकी बात से 100% अदम इत्तेफाक है मुझे। इस वक्त मैं ईवान में नहीं हूँ, तो खैर मैं इस अमल से बाहर हूँ, तो मेरे इल्म में नहीं है। आपकी हाजिरी की अभी नौबत नहीं आई। मेरी नौबत नहीं है, लेकिन मेरा ज़्यादा ख्याल है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का सवाल उठता है कि ये इनके लोगों के वोट्स लिए जाएं, या मेरा ख्याल है कोशिश हमारी पार्टी की हमेशा से ये रहेगी कि इस अमल में जितनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसको सामने लेके चला जाए। कोई इस तरह का एंगल जिस तरह मौलाना साहब फरमा रहे हैं या कोई इस तरह की सूरत है, मौलाना साहब हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो शेख खुताबत में जब कहते हैं, बात करते हैं, फिर रास्ता भी खुद ही निकाल देते हैं। ये उसमें और बहुत अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने इस पूरी तरमीम में। मैं उनका मदाह हूँ, पहले भी था, खैर अब तो मज़ीद भी हो गया हूँ, कि किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज अच्छे तरीके से किया। और हर आखिर में तहरीक इंसाफ वाले जो है, इनको भी अच्छी बात है कि इनमें भी सियासी वसअत इस तरह की पैदा हुई कि अगर किसी ने कुछ थोड़ा बहुत भला किया है तो उसका क्रेडिट मौलाना की इमामत में नमाजें पढ़ी हैं, अब तो नमाजें पढ़ी। जैसे शायद जमील साहब, जो आईनी तरमीम है उसकी एक अपनी सैंक्टिटी है, उसको बंदों को अगर डिफेक्ट करा के पास कराई जाए तो मेरा तो ख्याल है कि उसकी जो लीगैलिटी है वैसी फौत हो जाती है। ये तो एक ओनरशिप होती है ना, कि लोगों ने अपनी फ्री विल से वोट किया, तो किसी ने डर के किया या पैसों से वोट भेज दिया, दोनों सूरत में उसकी लीगैलिटी जो है क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो क्या तरीका का दुनिया में क्या है इसके ऊपर? सर, इसमें ये जो वर्ड है लोटा और फ्लोर क्रॉसिंग, ये तो हमारे तो मुल्क में मेरा ख्याल है इस पे पीएचडी हो सकती है अब, जब से ये काम शुरू हो रहा है और ये कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जो मैंडेट होता है, और हमारा, मैंने पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह विच शैल बी एक्साइड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव। अब जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव है, वंस ही इज़ चूजन, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का उसको डेलीगेट हो जाती पार के वो उसको कैसे यूज़ करता है। मैं 63A की पहले वाली जजमेंट के वो बिल्कुल डिफेंड नहीं करता, मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स के वो अगेंस्ट थी, लेकिन जिस तरीके से उसको अब जिस मौके पे और जिस तरीके से जजमेंट दी गई है, ये सारे उसके रिपरकशंस हैं। मेरा ख्याल है कि इसको जो उसके अंदर डिफेक्शन है कि अगर वो पार्टी लाइन से अलावा देता है तो वो डिफेक्ट करने पे डी सीट हो जाएगा। डी सीट होने का मतलब है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाएगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूंसी वाले उसको री इलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उसके डिसीजन को उन्होंने अफर्म कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो इलेक्शन की शफाफियत भी क्वेश्चनेबल है कि वो वाकई विल ऑफ द पीपल किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी की रिफ्लेक्ट भी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और बदकिस्मती की बात ये है कि जो जमातें आज रूलिंग पार्टी है वो भी इसका शिकार नहीं है। जब वो हुकूमत में आते हैं तो उसको एज अ टूल यूज़ करते हैं, जब वो हुकूमत से बाहर ऑपोजिशन में बैठते हैं तो इसी चीज़ का वाविला मचाते हैं। तो हमें एज ए नेशन कुछ सीखने की ज़रूरत है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कानून के मुताबिक और फैसलों के मुताबिक हो, कोई हमारा मॉरल करैक्टर भी होना चाहिए जो हमें अपने रहनुमाओं में नज़र आना चाहिए। शाहिद जमील साहब, जो जजेस की तादाद है उसके ऊपर भी आप राय देना चाहेंगे कि 22 या 25 सुप्रीम कोर्ट में अगर की जाती है तो आपके ख्याल में दुरुस्त है? 59,000 पेंडिंग केसेस में कर देनी चाहिए 22 या 25? नदीम साहब, मैं समझता हूँ कि तादाद बढ़ाने से नहीं होगा इसका कोई तदारुक। एक तो जो फाइलिंग है, ये एक इतना बड़ा इशू है जिसको कोई भी माजरत के साथ, हमारे चौधरी इफ्तिखार साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया था, वहाँ से लेके जितने भी चीफ जस्टिस बने हैं आज तक, उन्होंने, याहिया साहब से मैं अच्छे की एक्सपेक्ट करता हूँ, किसी ने भी इस इशू को एड्रेस नहीं किया कि रेडिकली हमने लिटिगेशन को कैसे एड्रेस करना है। पूरी दुनिया में जो उसका तरीका है वो फाइलिंग को कंट्रोल किया जाता है, उसके प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स होते हैं, और जो गलत केस फाइल करता है उस पे इतने डैमेजेस पड़ते हैं कि लोगों के घर बिक जाते हैं। इसलिए लोग अदालत में आने से डरते हैं गलत क्लेम लेके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो जजेस की तादाद में आप इजाफा करते जाएंगे तो वो
वो रेलेवेंट तो नहीं है। वो दूध वाली मिसाल है कि जितने मर्जी उसके ऊपर चेक्स लगाते जाएंगे वो दूध और पतला होता जाएगा। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आप सोल्यूशन की बात कोई करते हैं तो इन सब को बैठ के देखना चाहिए। मैं तो अपनी हाई कोर्ट में ये कहता था कि ये जो ICA इंट्रा कोर्ट अपील है इसको आप 100% कर दें कि हर फैसला सिंगल बेंच का जो है वो यहाँ पे ये अपील होगी। तो आप हर केस को सुप्रीम कोर्ट जो लेके जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान से, सिंध से लोग उठ के इस्लामाबाद आएंगे, तो आप उसी हाई कोर्ट में एक एपलेट बेंच बना दें, वो दूसरे जज बैठ के उसको दोबारा से सुन लें। सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस आने चाहिए जिनकी कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस है और जिन डिसीजन की इम्प्लीकेशन जो है वो पूरे मुल्क पे होगी। अब किसी की प्रॉपर्टी का, 2 बंदों की प्रॉपर्टी का मसला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तादाद बढ़ा देंगे तो पीछे केसेस जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो ये इसका हल नहीं है। इसका हल है कि ये सीरियसली सारे बैठें सर जोड़ के। इसमें मैं जुडिशरी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कहता हूँ और वो लेजिस्लेचर को बताए कि इसका ये हल है, इसको इस तरीके से हल किया जाए। तो ये तादाद बढ़ाना जो है ये तदारुक नहीं है। और माजरत के साथ ये मैं साहब से भी इस पे राय लूंगा। बैरिस्टर साहब, ये मेरे ख्याल में कुछ हुकूमत अपनी चॉइस बढ़ा रही है, चॉइस बढ़ा रही है कि वो ज्यादा जजेस होंगे तो उनमें से बेंच बनाने के लिए चॉइस बेहतर हो जाएगी। ये बात आपकी ठीक है। ये एक सियासी नुक्ता नज़र मेरे ख्याल में यही है जो आपने आखिर में कहा कि उनको चॉइस ज़्यादा चाहिए पॉलिटिकल बेंचेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए। एक लेकिन जस्टिस शाहिद जमील साहब ने जो बात की है केसेस की डिस्पोजल जो है वो मसला नहीं है, बताना चाहिए, पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें ठीक करनी। सियासी जमातें इसके ऊपर क्यों नहीं अपना एक वर्किंग पेपर दें? आप PTI वाले बहुत से एहतजाज भी करते हैं, सड़कों पे भी आते हैं, आप तजावीज़ क्यों नहीं देते, तामीरी तजावीज़ दें? देखिए इस पे बिल्कुल काम हो सकता है, मगर देखिए ना तब्दीली किधर से आती है। अली जफर साहब बैठे हुए हैं, सलमान राजा साहब बैठे हैं, आप खुद बैरिस्टर हैं, बैठे 3-4 लोग बैठे सर जोड़ के निकालें। ओवरऑल लीगल आपने सिस्टम को ओवरऑल करना है ना, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। एग्जीक्यूटिव की वर्किंग, पुलिस की वर्किंग, ये ओवरऑल पाकिस्तान को रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगर गोरे के ज़माने के कवानीन चलाएँगे तो फिर यही होगा। हमारी आज तक हम CPC के रिफॉर्म्स नहीं कर सके, ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर हम वही पुराना चला रहे हैं, मगर हमारा वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। हम नीचे वाली लिटिगेशन को देख ही नहीं रहे, हालांकि उसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जैसा आपने कहा कि अगर 60,000 भी केसेस हों, प्रॉपरली 2-2 जजेस के बेंचेस बैठे हुए हों, तो अगर दिन के 25 से 30 केसेस भी डिस्पोज ऑफ करें, ये बैकलॉग फारिग हो जाते हैं। मगर जो 22 लाख केस हमारे ओवरऑल सिस्टम पे बोझ बना हुआ है उसको कोई नहीं देख रहा, और उसकी वजह से देखें आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोग लिटिगेशन अदालत में लाना ही नहीं चाह रहे, लोग अपने प्राइवेट स्कोर खुद सेटल कर रहे हैं, और ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल है, उस तरफ कोई नहीं देख रहा। राजा साहब, क्या इसके ऊपर कलेक्टिव एफर्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये हमेशा से जो लॉ रिफॉर्म्स है एट एक्सटेंसिव लेवल, लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, वो बहुत वक्त की ज़रूरत है। और जिस तरह से जो क्लेम्स हैं या जो केसेस हैं उनमें जो फ्रिवलस लिटिगेशन है, सबसे बड़ी बात ये है, और डैमेजेस की जो रजीम है उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। और ये वाकई कलेक्टिवली ये काम करें। बल्कि मैं तो उनसे कहूँगा कि दे शुड, अभी अगर कोई गवर्नमेंट बात करती है और ये गए भी थे, तो दे शुड कम अप विद अ वेरी गुड प्रपोजल। हमारी लॉ मिनिस्टर जो हैं तारड़ साहब, वो भी इसके लिए बड़े पॉजिटिव हैं। बीइंग अ लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर हिमसेल्फ, वो भी चाहते हैं और बाकी भी सबकी ये ख्वाहिश है कि ये फ्रिवलस लिटिगेशन का जो सिलसिला पाकिस्तान में है, ये अगर ख़त्म होगा, लोगों को, आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके ऊपर PTI वालों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप लोग को अपना एक वर्किंग पेपर ड्राफ्ट मेरे ख्याल से मंशूर में भी, सारी सियासी जमातों के मंशूर में ये बात है, तो कलेक्टिवली तो हम एक दफ़ा हमने एशियन बैंक से कर्जा लिया था 90 की दहाई के आखिर में, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम, उस वक्त हमने अदालतें दुलते बना के दफ्तर सीधे किए थे, उसके बाद फौत हो गया बस सारा मकसद। उसके बाद काफ़ी कुछ गवर्नमेंट्स करती हैं, लेकिन फिर एक बार्स की तरफ से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। वो मेरे ख्याल से बार के प्रेशर को भी ज़रा कंसिडर करना चाहिए, लोगों को, बार काउंसिल्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, बल्कि बार के नुमाइंदों को भी बुलाया जाता है ऐसी लिटिगेशन में, उनको लेजिस्लेशन में उनको भी बुलाया जाए कि वो भी आए, पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, सारे बैठ के। ये तो अवामी मसला है पूरी पाकिस्तानी कौम का, और लोग दुआएं देंगे जो भी पार्लियामेंट कर जाएंगे।